खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पहले हाथरस, फिर बलरामपुर और अब आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से रेप की खबरें लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। इसके साथ ही पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में है। हाथरस के बाद बलरामपुर में रेप पीड़ित का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाल यह भी कि बिना मां बाप की मर्जी के शव को आग के हवाले देने कैसे दिया। साथ ही यहां पर पुलिस कार्रवाई के नाम पर आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। यहां पर सरकार एसआईटी का गठन और मुआवजे का ऐलान तो कर रही है। सवाल यह है कि इस कार्रवाई को खानापूर्ति ना कहा जाए। तो हाथरस के बाद बलरामपुर की घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। 22 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बलरामपुर की ये बेटी जिंदगी की जंग हार गई। आजमगढ़ में भी 8 साल की मासूम के साथ ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में बढ़ रही वारदातों पर। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सख्त प्रशासनिक छवि रखने वाली मौजूदा सरकार सूबे में कानून का राज स्थापित करने में विफल क्यों है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। लड़की सुबह 10 बजे बिमला विक्रम में एडमिशन कराने गई थी। एडमिशन कराने लौटने के समय 3-4 लड़के उसको हाथ दिए, जबरदस्ती गाड़ी में उसको बैठा लिए, के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए हमारे बच्ची का पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। एक और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 29 सितंबर को बेटी ऑफिस के लिए घर से निकली तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और परिजन अब तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। हम बलरामपुर के उस मझौली गांव में हैं, जहां दरिंदों ने एक मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसकी मौत हो गई। परिजन हमारे साथ हैं। कैसे घटना घटी को जानकारी मिली 7 बजे हमारी बच्ची को रिक्शा पे बैठा। 7 बजे मंगलवार को शाम 7 बजे हमारे बच्ची को रिक्शा पे बैठा के, जहाँ पे पैर रखते हैं सीट के नीचे, वहाँ पे बैठा रखे थे और 2 बच्चे उसको पकड़ रखे थे। उसके हाथ पैर कुछ नहीं काम करते थे, एकदम लुंज थे, हाथ होते कमर उमर। जब आपकी छोटी बहन जब उस वक्त जब थी तो क्या उसकी बात आ रही कि पैर फ्रैक्चर थे, हाथ फ्रैक्चर थे? फ्रैक्चर कुछ नहीं था, बस पूरा शरीर लुंज हो गया था। सिर्फ शरीर में दम नहीं बचा था कि हाथ उठा ले, पैर उठा ले, एकदम से लुंज। पुलिस ने अब तक बताया जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल और शाहिद की जिक्र कर रहे हैं। साहिल और साजिद को सिर्फ जिस दिन हुआ उसी दिन गिरफ्तार कर ली थी, लेकिन आज 36 घंटा हो गया और मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और क्या मांग है आप लोगों? अब उसको फांसी हो। 500 जितने भी लोग थे उससे को बुलवाएं, जिसको अरेस्ट किए हैं उस लड़के से, तब वो बताएगा कि और कितने लोग थे। उसको
पकड़ के उसको सजा दें। या आखिर वो 4-5 लोग कौन थे? सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी की, बाकी लोग क्या हैं? पुलिस उनको कब तक अरेस्ट करेगी, इसके बारे में अभी पुलिस न तो कुछ बताने के लिए तैयार है। आप परवाज़ नहीं कह रहे हैं कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अदालत या जैसे भी हो, लेकिन ऐसे दरिंदों को किसी भी कीमत पे बचना नहीं चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार को दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। ये वही पुलिस है जिसने रातों रात रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार करवा दिया है। बहरहाल आजमगढ़ से भी रेप की वारदात सामने आई, जहां 8 साल की बच्ची इसका शिकार हुई, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। आज थाना जियापुर के क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार होने की घटना सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा जो अभियुक्त था उसे गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त उसके घर के सामने रहने वाला है तथा उसका इसके घर पर आना जाना था और उसके घर से काफ़ी निकट के संबंध उस नवयुवक के थे। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा रहा है और शेष कार्रवाई की जा रही है। हाथरस में ऐसी ही दरिंदगी के बाद जान गंवा देने वाली लड़की की चिता की आग ठंडी होने से पहले ही ये वारदातें सामने आ गई। परिवार की गैर मौजूदगी में उनकी मर्जी के बिना लड़की के शव को आग के हवाले कर देने वाली पुलिस के रवैये से गांव वालों की नाराजगी को देखते हुए हाथरस में धारा 144 लगा दी गई। सरकार एसआईटी बनाकर खानापूर्ति कर चुकी है। सवाल यह है कि सरकार आखिर क्यों इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। बलरामपुर से पंकज चतुर्वेदी, आजमगढ़ से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं भदोही से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक 14 साल की बच्ची के साथ रेप की आशंका है। यानी कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। यही सवाल आज हम उठा रहे हैं कि क्या यहां पर कानून का खौफ बचा नहीं है? क्या एसआईटी जांच की समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए? सवाल ये भी कि एसआईटी की जवाबदेही क्यों नहीं तय की जाए? सवाल ये भी उठ रहा है कि जांच में देरी होने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो एसआईटी पर जांच बहुत उठ रहे हैं क्योंकि बार बार कोई भी ऐसी घटना होती है एसआईटी जांच करती है लेकिन उसके नतीजे नहीं निकल पाते हैं, कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ पाती है। इसलिए एसआईटी गठन को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना किट खरीद घोटाले में एसआईटी का गठन हुआ, जांच अभी तक चल रही है। 20 सितंबर तक रिपोर्ट देनी थी लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है, अधूरी है जांच, यानी कि अभी भी अधूरी है। इसके अलावा और भी ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं। चिन्मयानंद केस की बात करते हैं, सबको याद होगा ये केस, उसमें भी एसआईटी बनाई गई और इस केस में भी अभी तक जांच चल रही। शिक्षक भर्ती घोटाले की बात करें तो ये भी एसआईटी के हवाले कर दिया गया है। बुलंदशहर के हिंसा के मामले में भी एसआईटी का गठन किया गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं बिकरू एनकाउंटर की, यहाँ पर भी जांच एसआईटी के हवाले कर दी गई लेकिन कोई भी यहाँ पर जो एसआईटी की जांच है वो अपने नतीजे तक नहीं पहुंची हुई है। ऐसे में सरकार की एसआईटी जांच ठंडे बस्ते में वाली जांच मानी जाने लगी है कि अगर किसी केस को सॉल्व नहीं करना है तो एसआईटी को दे दीजिए और एसआईटी फिर उस मामले को कैसे ठंडे बस्ते में डाल देती है, इसका अंदाजा इन रिकॉर्ड को आप देखकर, ये तो महज कुछ रिकॉर्ड है। ऐसे 100 एसआईटी के मामले हैं जो अभी तक लटके हैं, जिस पर कोई जांच नहीं आ पाई है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि आखिर कैसे न्याय मिलेगा और कैसे ऐसी घटनाएं रुकेंगी, क्योंकि लगातार अगर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और उस पर अगर सामने से भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, सबूत दिख रहा है, उसके बावजूद अगर एसआईटी की जांच कर दी जाती है, उसका हल नहीं निकलता, फिर नहीं गिरती। आज आपको अभी कुछ देर बाद हम आपको डीएम की वो बयान भी सुनाएंगे। बयान क्या कहें, धमकी सुनाएंगे कि जो उन्होंने अब पीड़ित परिजनों को दी है। तो ये तो हाल है वहां के अधिकारियों का। रातों रात जो अंतिम संस्कार किया गया वो भी अधिकारियों की देखरेख में दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में घटनाएं बढ़ रही हैं, राजनीति पूरी अपनी उबाल पर है, चरम पर है, लेकिन घटनाएं
क्यों नहीं कम हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी बहस की शुरुआत भी करेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ पर राजनीति फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि घटनाएं हर राज्य में बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं आ रही हैं, राजस्थान में भी मामला सामने आ चुका है और ऐसे में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्यों अधिकारियों पर गाज नहीं गिराई जाती है जो इस पर लापरवाही करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से एसआईटी को जांच करने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां तक ये जांच पहुंचती होगी, क्योंकि एसआईटी को जब जब रिकॉर्ड यहां पर जांच दी जाती है, एसआईटी किस तरह से जांच कर रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि वो अपनी जांच के नतीजे तक पहुंचती ही नहीं है। तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। आज आपने देखा कि दिन भर यहाँ पर ड्रामा भी चला है। एक तरफ कांग्रेस यहाँ पर फ्रंट फुट पर है और मिलने जाना चाहती थी, पीड़ित परिजनों से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर पैदल मार्च निकाल रहे थे, मिलना चाहते थे, नहीं मिलने दिया गया। सपा अलग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, हर पार्टी जो विपक्ष है वो अलग यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक जो न्याय की बात की जा रही है, उन अधिकारियों की बात की जा रही है जिन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में जो इसका मैं जिक्र कर रही थी, जरा सुनिए उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से पीड़ित से बात करते हैं। एक पिता अपने बेटी को खो चुका है, जिससे अंतिम संस्कार का भी हक छीन लिया गया, उससे हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का बातचीत का ये रवैया जरा सुनिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात से, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात से, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। तो सुना आपने, मीडिया आज है कल नहीं है, और उसके बाद हम भी यहाँ से चले जाएंगे, आप बयान मत बदलिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसने अपनी बेटी को खो दिया, इस तरह खो दिया, उसके बाद उसका चेहरा तक नहीं देखा, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, दूर से देखा किसकी चिता जली ये भी नहीं पता। उन पीड़ित परिवारों से ये डीएम कह रहे हैं कि आज मीडिया वाले हैं, कल आपकी नहीं सुनेंगे, बार बार बयान मत बदलिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीड़ित परिवार अपना बयान बदलेगा। सीधे रुक करते हैं संकेत गुप्ता का। संकेत गुप्ता, ये कब तक चलता रहेगा? उत्तर प्रदेश में लगातार एक एक नए मामले सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि साफ साफ यहां पर दिख रहा है अधिकारी लोग किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, किस तरह इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार मौन है, सिर्फ एसआईटी की बात कहकर। देखिए, सरकार कोई भी मौन नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार आप सभी को ये आश्वस्त कर देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में रेप की हर एक घटना को बहुत सीरियसली लिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में भी कहीं भी न्याय व्यवस्था के साथ खेलने की छूट किसी को भी नहीं दी जाएगी। यह एक बहुत दुख की घड़ी है, बहुत संवेदनशील मामला है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमने मोदी सरकार ने ही फांसी देने का, मोदी सरकार ने रेप की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द मामला जाए, और जल्दी से जल्दी 7 दिनों के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आते ही जो मुजरिम है उन सबको पकड़ लिया गया है, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाएगा। और मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ प्रदेश की जनता को कि ये सब दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। इन सबको कड़ी से ये जवाब बहुत रटाया होता है, ये हमें भी पता है। सवाल ये है कि जो अधिकारी, जो डीएम धमका रहे हैं, उनका क्या? ऐसे डीएम जो पहुंच रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आज मीडिया है, कल मीडिया नहीं रहेगा। देखिए, एसआईटी आज जो गठित हुई है, वो एसआईटी आज वहां गांव में गई है, गांव में जाकर सभी लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। उसने मौके पे जाकर घटनास्थल की भी जानकारी ली है। अब डीएम प्रवीण कुमार ने उनसे क्या कहा, इसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन डीएम प्रवीण कुमार का ये कहना कि आप अपने बयान ना बदलिए, एज ए लॉयर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फैक्चुअल बयान पहले से आगे अलग होते हैं
तो केस कमजोर पड़ता है। उनका ये कहना, अगर वो परिवार से ये कह रहे हैं कि आपकी जो पुरानी रिपोर्ट, जो आपने पुराने बयान दिए हैं, आप उन्हीं पर कायम रहिए, तो ये उनके केस को मजबूत बनाता है। क्योंकि कहीं भी हॉस्टाइल विटनेस हो जाते हैं अगर वो विटनेस अपने बयानों को रेगुलर बदलते हैं। और आपको भी पता है, मीडिया में बहुत लोग, आप लोग अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर जब मीडिया में दिखाया जाता है तो इससे विटनेस की गोपनीयता खत्म होती है। और पुलिस का ये फर्ज भी बनता है कि जो इस जघन्य अपराध के विटनेस हैं उन सब की सुरक्षा प्रदान करे, उन सब की स्टेटमेंट बाहर ना जाएं, ताकि जो पीड़िता है उसको न्याय मिल सके और जो दोषी हैं उन पर विरुद्ध कार्रवाई हो सके। बिल्कुल। शुचि विश्वास, क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि विश्वसनीयता खत्म होती है, बयान ना बदले, और ये जो लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, या फिर जो उस दिन हुआ रात में सभी पुलिस अधिकारियों के सामने, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, तो लाइन पूरी कर दे। आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एनकाउंटर में हम स्पेशलिस्ट हैं और कभी भी हमारी गाड़ियां पलट जाती हैं। आपने मीडिया के बयानबाजी को लेके कहा तो उन्होंने उसका भी रीजन दिया कि ट्रायल में क्या दिक्कत आती है। तीसरा, आपने शुरू करते ही कहा कि एसआईटी का मामला, चिन्मयानंद केस का आपने जिक्र किया। एसआईटी ने चिन्मयानंद केस में क्या किया? एसआईटी ने उन सबूतों और साक्ष्यों को मिटा दिया। हॉस्टल में जब वो पीड़िता पहुंची तो उसके कमरे का रंग रोगन हो चुका था। पता नहीं कहाँ गूगल लेंसेज गए, कहाँ गूगल ग्लासेस। तो ये लोग लीपा पोती का काम करते हैं, सिर्फ सरकार की छवि चमकाने का काम करते हैं। और वो सरकार जो एमजे अकबर, जिन्होंने मीटू कैंप में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा तो छोड़िए, एक शो कॉज नोटिस या चिट्ठी देने की भी जरूरत नहीं। इन्होंने 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक बेसिक भाजपा सदस्यता से सेंगर को निष्कासित तक नहीं किया। इन्होंने चिन्मयानंद मसले में उल्टा पीड़िता पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया। तो विश्वसनीयता तो इस सरकार ने ताक पर रख दी है। ये सरकार तो हर चीज को विपक्ष कुछ कहे तो वो ड्रामा है, और इनके पास ना संवेदना है, ना सांत्वना है, ना शब्द है। ये एनकाउंटर करेंगे। और आप लोग जो कर रहे हैं वो क्या है? वो भी कहा जा रहा है कि सिर्फ ड्रामा चल रहा है पूरा राहुल गांधी और प्रियंका का। देखिए, ये जब मजदूर सड़कों पर चल रहे थे तो 1000 बसें इनके मुंह पर लगा दी थी। ये बात अलग है कि 978 फिटनेस चेक करने के बाद भी खाली वापस चली गई और मजदूर आंखों चलते चले गए पैदल। तो ड्रामा सर कांग्रेस नहीं करती है। 70 सालों में जितने महिलाओं की कानून और सुरक्षा से जुड़े जितने नियम हैं, सेक्सुअल असॉल्ट से लेके डोमेस्टिक वायलेंस से लेके हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इक्वल वेजेस या फिर डाउरी, सारे नियम कांग्रेस के द्वारा ही, सारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून कांग्रेस ने आधी आबादी को सशक्त किया है। ठीक है, चलिए हरिशंकर पांडे जी, क्या लग रहा है अभी भी मामले में लगातार लीपापोती की जा रही है, और एक तरफ लीपापोती हो रही है, दूसरी तरफ राजनीति हो रही है? हरिशंकर पांडे जी। हम आप चाह रहे हैं, जो जिलाधिकारी महोदय हमारे प्रवीण कुमार साहब ने कहा है, पता नहीं ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आईएएस हो जाने से, केवल आईएएस हो जाने से उनको सर्वगुण संपन्न नहीं माना जा सकता। पहली चीज तो यह है कि उन्होंने जिस सेंटेंस का आज इस्तेमाल किया है, ये न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है जी। और दूसरी बिंदु मैं आपको बता दूं कि जो एसआईटी गठन करने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, ये एसआईटी गठन की प्रक्रिया पूरी तरह अवैधानिक है। सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो कहा जाता है मामला न्यायालय के विचाराधीन है, और इसीलिए जब भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी एक प्रति सीजेएम महोदय को दी जाती है, कंपलसरी है। और उसमें डेट डाला जाता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किस तारीख को वो सूचना रिपोर्ट भेजी गई जी। अब आप जरा देखिए, इस प्रदेश में कानूनी और विधिक ज्ञान का कितना अभाव है। ये कौन लोग हैं? खास तौर से हमारे
जो विधि विभाग के लोग होंगे या गृह विभाग के लोग होंगे या कोई और होगा, हम क्यों नाम लेके हम अब क्या उसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें ये ताज्जुब है कि इन लोगों को ये नहीं पता है कि न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना और न्याय के अन्वेषण को रोकना ये इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। जो लोग गए हैं एसआईटी में जी। ये लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं और अगर कहीं इसका संज्ञान ठीक ढंग से लिया गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश ऐसे हैं कि इनको वही सजा दी जाएगी जो सजा पुलिस को अपनी शिथिलता के लिए दी। ये लोग ऐसे लोग हैं जी। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित हो जाने के बाद, मामला न्यायालय के विचाराधीन हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए और जांच को प्रभावित करने के लिए वहां पे कैंप कर रहे हैं जी। ये किसके इशारे पर कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जेल तो यही जाएंगे। जो 3 सदस्यीय समिति गठित हुई है जी। उसे हमारी एडवाइस है, हम चूंकि एडवोकेट भी हैं जी। हमें इसका विधिक ज्ञान है, हम अच्छी तरह से प्रशासन में भी रहे हैं। हमने जिस आईएएस अफसर के दम पर आज प्रवीण कुमार बोल रहे थे, उस आईएएस अफसर को बनने से हमने इनकार कर दिया था। पीसीएस अफसर होने के बाद हमने आईएएस लेने से ही इनकार कर दिया और वही आईएएस अफसर हमें समझा रहे हैं, आज जनता को समझा रहे हैं कि तुम लोग अपना बयान, अभी तुम लोग ज्यादा मीडिया के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि कल मीडिया वाले साथ नहीं देंगे, ये जिलाधिकारी साथ देंगे। ये है कौन? जी बिल्कुल डॉक्टर सीपी राय, इसका जिस तरीके से ये है जी कि इन्हें आप एडवाइस करिए जी, इन्हें एडवाइस करिए कि ये कानून से न खेलें, सीआरपीसी और आईपीसी के प्रावधानों से मत खेलें। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है और जो 3 सदस्यीय समिति गई है उसमें एक महिला है और एक और पुलिस के अफसर हैं, 2-3 पुलिस अफसर हैं, हम नाम नहीं जानते। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी डॉक्टर सीपी राय। ये लोग खुद न्यायिक प्रक्रिया जी। डॉक्टर सीपी राय, ये तो यही हो गया कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जांच हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हरिशंकर पांडे जी सर बता रहे हैं कि आप तो सीआरपीसी और आईपीसी के प्रावधानों से खेल रहे हैं, इसका मतलब इसमें किसी को ज्ञान ही नहीं है और जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। दीपाली, अभी एक कांग्रेस प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें कही और पांडे जी चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और पूरी जिंदगी का तजुर्बा है, इनको सारे कानून का ज्ञान है और इन्होंने ईमानदारी से लगता है अपने नौकरी की है जिस तरह इन्होंने बात की। तो इन बातों में अपने को मिलाते हुए मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने 2017 में भाषण दिया था इसी उत्तर प्रदेश में और उसमें उन्होंने कहा था कि क्या हालत है इस प्रदेश की कि महिलाएं और बहनें शाम के बाद निकल नहीं सकती हैं, बहुत मुश्किल है और न जाने क्या क्या बोला था। अब आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, इनका भी एक भाषण आया था और रिकॉर्ड पर होगा आप लोगों के पास, जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि कब्र से निकाल कर बलात्कार इत्यादि की इस तरह की बातें, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। सुध जी ने बड़े अच्छे सवाल उठाए थे। सवाल यह है कि इस सरकार में हो क्या गया है। एक तरफ तो ये सरकार इतने बड़े पैमाने पर एनकाउंटर करती है, वो एनकाउंटर जिसमें कि पैरों के नीचे गोली लगती है, बहुत बड़े हजारों की संख्या में एनकाउंटर, और ये कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश के बाहर या कहीं और दूसरी तरफ कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई न कोई हत्या, बलात्कार, डकैती ये पूरे प्रदेश में न हो रहा हो। प्रतिदिन कुछ रिपोर्ट हो पा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पा रही हैं। दूर दराज घटनाएं घट रही है, पुलिस वहीं कोई लोकल दबा देती है, वो लोग मीडिया तक नहीं पहुंच पाते, मीडिया में पहुंचने के बाद ये मुद्दे सामने आ पाते हैं। सवाल ये है, ये हालात बने क्यों इस सरकार में। एक तरफ आप वैसी बातें करते हैं और आज ऐसी बात कर रहे हैं। अभी डीएम साहब के भाषण का जो कह रहे थे, उनके कुछ आखिरी शब्द मैंने सुने, बहुत शर्मनाक है, किसी जिलाधिकारी ने अपनी मर्यादा का ये उल्लंघन किया है। आज मैं आप लोगों की टीवी चैनल पर देख रहा था कि एक वकील जिसने निर्भया का मुकदमा लड़ा और उसमें न्याय दिलाया, लंबा समय लगा, वो जाने की कोशिश कर रही थी हाथरस, और उसके साथ कोई अधिकारी और कोई एडीएम बदतमीजी कर रहे थे जिन्होंने अपनी नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी। और वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट की वकील है, लगातार उनसे सवाल पूछ रही थी, वो जवाब देने के बजाय
उसके साथ लगातार बदतमीजी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि मैन हैंडलिंग की। एक पुरुष ने एक महिला वकील के साथ मैन हैंडलिंग करके रोकने की कोशिश की। अन्य लोगों को जाने से रोका जा रहा है। आखिर इस देश में लोकतंत्र है या नहीं? बिल्कुल, मूल अधिकार है। देश में लोकतंत्र है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। संकेत गुप्ता को रुक करते हैं। संकेत, ये बताइए आप, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष जा नहीं सकता, वकील जो हैं वो जा नहीं सकती, जो केस लड़ने के लिए निःशुल्क तैयार थी, उन्हें जाने से रोका जा रहा है। मीडिया वहां जाए नहीं, क्योंकि मीडिया अगर जाएगा तो फिर उसकी बातों में ना आ जाए। तो सवाल ये है कि फिर कौन बताएगा क्या हो रहा है, कौन, या आप SIT के भरोसे छोड़ देंगे? वैसे तो बड़ा सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जाती है, जो अच्छा काम होता है उसकी उपलब्धियों गिराने के लिए डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन क्या एक ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये लोगों से जुड़ा मुद्दा नहीं है कि इसके लिए सवाल पूछा जा रहा है, इतने सवाल है लोगों के मन में, उसको बताया जाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रेप की घटना से बुरी कोई घटना नहीं हो सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सीएम से बात की, सीएम योगी आदित्यनाथ जी से, और पीएम साहब ने इस बात का विश्वास दिलाया कि स्टिक से स्टिक एक्शन लिया जाएगा। तुरंत SIT का गठन हुआ। SIT के अंदर होम सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी भगवान स्वरूप जी, IG चंद्र प्रकाश जी और PAC की प्रमुख जो पूनम जी हैं, उन सबकी 3 मेंबर्स एक कमेटी बनाई गई। 7 दिन तक वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मीडिया को किसी ने भी नहीं रोका, बट अभी 7 दिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस इन्वेस्टिगेशन के बीच में किसी भी तरह की अड़चन ना आए, इसलिए ये सभी स्टेप्स लिए गए हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष को सहानुभूति के लिए कोई मना नहीं कर रहा। किसी भी तरीके की संवेदना अगर उनके मन में है तो आप वहां परिवार से मिलने जाते, लेकिन 500 लोगों के साथ कौन किसी के परिवार के साथ जहां घर में डेथ हुई है, कौन 500 लोगों का लाभ लश्कर लेकर वहां पर संवेदना जाहिर करने जाता है? ये सिर्फ राजनीति थी, और राजनीति एक स्टेट में नहीं होती। शुचि विश्वास, जवाब दीजिए। और महत्व की आपने बात करी, तो मुख्य धारा का 1 दर्जन मीडिया तो चरस खाने की रिपोर्टिंग में व्यस्त है। मैं उन छोटे पत्रकारों और हाथरस और छोटे उस मीडिया का आभार व्यक्त करती हूँ जिसने इस मुद्दे को जिंदा रखा, और आज दिल्ली की मेन मीडिया को इसे कवर करना मजबूरी हो गया है। तो इससे इस बात का भी को भी बल मिलता है कि आप कितना भी शरीर, फिर भी लोगों का स्वाभिमान जिंदा है, लोग अपना काम कर रहे हैं, पत्रकारिता अभी मरी नहीं है। क्योंकि पूरी तरह से तो चीजें सरकार नहीं गवर्न कर सकती है, चरस गांजे के अलावा भी रिपोर्टिंग होगी। तो मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ उन पत्रकारों का और हाथरस की लोकल मीडिया और पोर्टल्स का, जिन्होंने विषय को जिंदा रखा। जी शुचि जी, लेकिन ये जो बार बार सवाल ये उठ रहा है कि अगर न्याय ही देना है तो उस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जब वो इतने दिन पीड़ित थी, 14 दिन हो चुके थे, उस दौरान विपक्ष ने भी बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठाई। 1-2 ट्वीट देखे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन उस दौरान अगर विपक्ष इतना ही मजबूत तरीके से आवाज उठाता तो शायद वो बच्ची बच सकती थी। देखिए, आप जानती हैं कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हो या जर्नलिज्म, सरकार की पुरजोर कोशिश है कि कोई आवाज ना आ सके। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और कुछ फैसले आने के बाद राज्यसभा में पदोन्नति हो रही है, अपने DGP गुप्तेश्वर पांडे को देखा, उन्होंने CBI जांच की वो की, अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रॉबिन हुड है वो बिहार के, आपने मुंबई कॉप्स की स्थिति देखी, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव के आगे, और सरकार ने सब कुछ वश में कर रखा है। जब RBI, CB, इलेक्शन कमीशन और ED, इनकम टैक्स और NCB 14 लाख की रिया चक्रवर्ती ITR भरती हैं और उनको 3 सरकारी एजेंसीज ग्रिल कर रही हैं। NCB के अलावा ED, और तो जो 19 बैग लेके 19 सूटकेस लेके विजय माल्या जब यहाँ से गया था, जब नितिन संदेशरा गया था, जब रूपानी गया था, तब सरकार को नहीं पता था। तो ये पैसे कब कमाए थे ये भी तो आपको पता होगा ना। 2004 से 2014 के बीच में सरकार की बात कर रहे हैं हम, सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार उन खबरों को दबाती है, हम गलत, सरकार इन खबरों को दबाती है। संकेत जी, अभी घोटालों की बात नहीं करेंगे, मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं संकेत जी, यहाँ पर घोटाले की बात नहीं होगी, आज मुद्दे की बात हो रही है, जिस पर हम बात करें उसी पर रहिए। आप सुनिए, तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। 7 दिनों तक इसमें गैंगरेप के अभियोग की धाराएं क्यों नहीं दर्ज की गई? अत्यधिक दबाव, जब प्रकाश में आया मुद्दा तो डेफिनेटली पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है,
और बल्कि सत्ता पक्ष को भी सांत्वना देनी चाहिए, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन अभी भी ये लोग इस तरह की बात करते हैं तो थोड़ा शर्म की बात है ये। बिल्कुल हरिशंकर पांडे जी, क्या ये लगता है कि क्योंकि किसी की भी सरकार रही है और ये घटनाएं बढ़ती गई और ये पहला मुद्दा कभी नहीं रहता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बयान दिए जाते हैं लेकिन जो हकीकत होती है वो नहीं देखी जाती, चाहे वो निर्भया फंड ही क्यों ना हो, कितने खर्च किए, कितनी सरकारों ने, ये इसका डेटा भी है, कुछ खर्च नहीं हुआ है, बस ऊपरी बातें करने के लिए सब कहते। आज हम ट्विटर, सोशल मीडिया हर जगह देख रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता है। जब ऐसे केसेस आते हैं तो बहुत सी चीजें सुनाई देती हैं, लेकिन फिर जब केसेस देखते हैं तो बाढ़ आ जाती है। लेकिन क्या इसका कोई हल भी हो पाएगा? देखिए नहीं, मैं हरिशंकर पांडे जी से मेरा सवाल है। शुचि जी आऊंगी मैं आपके पास। देखिए दीपाली जी, हम इस पूरी घटना से ये व्यथित हैं, दुखी भी हैं, और हम जो है यहाँ की अधिकारियों से और इनसे अनुरोध करते हैं कि कानून का पालन करें और रेप विद मर्डर जो होना चाहिए था, धारा लगनी चाहिए, अगर वो नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि उसको फांसी से बचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि नए अमेंडेड एक्ट में रेप विद मर्डर अगर हो गया तो उनको सिवाय फांसी से इससे नीचे की सजा नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज ये है, इसीलिए बार बार एक आईजी साहब हैं, वो भी हमें उनका नाम नहीं याद आ रहा है क्योंकि अजीब सा नाम है, साउथ इंडियन है कोई या कुछ है, तो उन्होंने कहा कि रेप तो हुआ ही नहीं है, सीमेन का पता नहीं चल रहा है और कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब आप ये बताइए कि जब आईजी ये स्टेटमेंट देगा जी, तो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर क्या रिपोर्ट देगा? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, दूसरी चीज जरा आप सुनिए कि जिलाधिकारी महोदय से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहा जा रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, तो उसके क्या मायने निकाले जाएं? फिर ये निकाले जाएं कि इनको कोई सजा नहीं मिल रही है, क्योंकि इनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इतना डिस्टॉर्ट किया गया है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है गुप्त रूप से तैयार कराई गई है, उसको दिखाया नहीं जा रहा है, इनके वकील को अलाउ नहीं किया जा रहा है और चुपचाप लाश को जला दिया गया है। और ये इतिहास की शायद पहली घटना होगी जिसमें न तो जब वो बीमार थी, जब वो रेप हुआ उसका, तो उस समय भी उससे मिलने नहीं दिया गया। 8 दिन बाद सीओ साहब वहां पहुंचते हैं और सीओ साहब उसका जीभ जब कटी हुई थी, दुर्दांत अपराधियों ने उसकी जीभ तक काट ली थी, उसके अंग अंग को काटा गया है जी। हम आपको क्या बताएं, महिला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हमने तो आज तक नहीं देखा। और आप जरा सोचिए कि सीओ साहब 8 दिन बाद जाके कहते हैं कि हम इसलिए देर किए क्योंकि जीभ से जब वो बोलना शुरू किया उसने, तो हमने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और उसके बाद ये गवर्नमेंट के अधिकारी उसको बचाने के लिए वहां से चुपचाप ले जाते हैं और सफदरजंग अस्पताल में उस दिन पहुंचाते हैं जिसके दूसरे दिन उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसके शव को देखने नहीं देते हैं और चुपचाप कहाँ ले जाते हैं ये उनके न पिता को पता है न उनके रिश्तेदारों को पता है। रातों रात शव को ले आया जाता है और दबाव डाला जाता है कि आप जो हैं आप इसको चलिए शमशान जी। उन्होंने कहा हमें देखने तो दीजिए, कहते कुछ नहीं हमें आदेश है। और एक इंस्पेक्टर साहब तो जैसे लगता था पागलपन उन पर सवार हो गया। वो तो जवाब ही, इसका तो जवाब हम लेंगे फिर से संकेत से। एक बार डॉक्टर साहब से पूछो। डॉक्टर सीपी राय का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर सीपी राय, अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिरकार किसे बचाने की कोशिश की जा रही है और एक क्यों नजीर नहीं पेश की जा रही है, क्यों ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और फिर भी सरकार चुप है? इसके पहले चिन्मयानंद को बचाया जा चुका है, जिसका वीडियो पूरे दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। प्रभावशाली लोग हैं, उसको बचाया जा चुका है। बचाने के लिए, क्योंकि अब तक जितने ठाकुर अपराधी हैं उनको बचाने के लिए खेल खेला जा रहा है। ठीक है पांडे जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार ये इसका जवाब मैं डॉक्टर सीपी राय से ले लेती हूँ।
ठीक है सर। और सेंगर चिन्मयानंद को बचाया जा चुका है, वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। सेंगर जिसके मामले में बलात्कार ही नहीं, उसके बाद हत्या और क्या क्या हुआ, वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको जमानत भी मिल चुकी, वो बाहर है। तो जब ऐसे उदाहरण किसी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे तो इस तरह की घटनाओं का मन बढ़ेगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुआवजा दे करके और धमका करके इस सब मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। पांडे जी ने अच्छा मुद्दा उठाया। सवाल यह है कि किसी की बेटी, पहली बात तो मुझे नहीं मालूम, किसी मेडिकल वाले से पूछना पड़ेगा कि क्या 10, 12, 14 दिन के बाद बलात्कार की पुष्टि किसी लाश से हो सकती है क्या, या वो तुरंत उसका अगर जांच हुई होती तो पुष्टि का मेडिकल का नहीं जानता हूँ, ये कोई डॉक्टर बता सकते हैं कि इतने दिनों बाद और लाश से बलात्कार की पुष्टि हो सकती है क्या, या उसको टाल मटोल की गई, उसको क्यों इतने दिन तक पेंडिंग रखा गया, इतने दिन तक उसको मुकदमा नहीं कायम किया गया, और फिर क्यों पूरे ये हिंदू का ठेका लेने वाली सरकार है तो हिंदू के रीति रिवाज पे तो बिना परिवार, भाई, बेटे, बहन के कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। तो बिना उनकी सहमति के, बिना उनके, आखिर इन्होंने जला के उस व्यक्ति को जला क्यों दिया, उसको राख में तब्दील क्यों दिया, ये क्यों छुपाना चाहते हैं? ये सारे मुद्दे बड़े मुद्दे हैं और मुआवजे से और लालच से और डरा के धमका के दबने वाले नहीं है, पूरे समाज और देश का मुद्दा है। इस पर आप लोगों ने बहस चलाना शुरू किया, बहस हो रही है, लेकिन सर डरे उनकी तो लग रहे हैं, क्योंकि कल जब हम और जब उनके पीड़ित के पिता से सुन रहे थे तो वो सहमे हुए नजर आ रहे हैं। वो लोग बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बोल रहे। जी दिवाली, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी तादाद में दलित विधायक है और सांसद है, बड़ी तादाद में महिला नेत्रियां हैं जो बड़ी चीख चीख करके सड़कों पर नारे लगाती थी, वो हेमा मालिनी हो, स्मृति ईरानी हो या मेनका गांधी हो, इत्यादि इत्यादि। वो समाज कहाँ है? अमित शाह कहाँ है? मोदी जी खुद कहाँ है? वो महिलाएं कहाँ है? और वो 70-80 सांसद और सैकड़ों की तादाद में दलित विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो कहाँ है? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से इस घटना को बोल क्यों नहीं फूट रहा? वो महाराष्ट्र में उद्यम करते हैं, बंगाल में उद्यम करते हैं, केरल में। हाँ, वो तो सवाल उठ ही रहा है कि ना ही महिला सांसदें कुछ बोल रही हैं और ना ही यहाँ पर बीजेपी की कोई महिलाएं, बीजेपी की जो भी महिला नेता हैं किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है और कोई साथ देने के लिए नहीं तैयार। यही अगर कोई और सरकार होती तो शायद जो तस्वीर होती वो कुछ और होती। संकेत, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अब तो सरकार कुछ बोले? सवाल ये कि जो अंतिम संस्कार किया गया इसलिए सवाल उठ रहे हैं, पोस्टमार्टम में अब भले अब पुष्टि ना हुई हो, लेकिन सवाल तो तभी से उठने शुरू हो गए जब अंधेरे में जाकर यहाँ पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये जो घटना है ये इतनी संवेदनशील घटना है और इस घटना की जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके लिए मैं आप सभी लोग जो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं वो पूछने का सभी लोगों को हक है। और देश की जनता को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि महिलाएं हमारी पार्टी में हैं और हम महिलाओं के लिए हमेशा कदम उठाते रहेंगे, महिलाओं की सेफ्टी के लिए। क्या कदम उठा रहे हैं संकेत, क्या कदम उठा रहे हैं? यहाँ पर जो निर्भया फंड है उसका तक तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा उत्तर प्रदेश में। आप सुनिए ना, जांच तत्परता के साथ चल रही है, 7 दिन में रिपोर्ट आएगी, दोषियों को बंद कर लिया गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। और ये अधिकारियों का क्या होगा जो लापरवाही कर रहे हैं? इन डीएम का क्या होगा जिन्होंने अभी धमकी दी है? किसी भी लापरवाही में लिप्त होगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनका। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी एसआईटी की रिपोर्ट 7 दिन में आने दीजिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन ही इसलिए होता है कि अगर कोई अधिकारी, मतलब आप मान के चल रहे हैं 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी? 7 दिन में रिपोर्ट आएगी जी, इसकी 100% 7 डेज में रिपोर्ट, मतलब यू विल सी एवरीथिंग इन दिस रिपोर्ट। तो आप जनता टीवी पर बोल रहे हैं 7 दिन में सभी नाम सामने होंगे जिन लापरवाही की है? सभी नाम सामने होंगे। जो भी अधिकारी, इसमें अगर किसी अधिकारी ने गलत किया है तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और जिन 5 जो अभियुक्तों को पकड़ा गया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उस महिला के साथ जाती हुई है, जो भी जाती हुई है, उन सारे धाराओं को ऐड करके प्रोसिक्यूशन मजबूत से मजबूत केस बनाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने की गारंटी योगी सरकार की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ होना चाहिए। दलितों के नेताओं और दलितों के जो अधिकार है उनके लिए समर्पित है भारतीय जनता पार्टी और कहीं से भी दलित की आवाज नहीं दबाई जाएगी। यह जो जातिवाद का रंग देना विपक्षी लोग इस केस में कर रहे हैं, मैं सबसे विनती करना चाहता हूं, कृपया देश में आग ना लगाएं। इसको दलित की लड़की ना बोले, ये एक लड़की है, ये हमारे देश की महिला है और रेप किसी के साथ भी हो
वो गलत है। मर्डर किसी भी महिला का हो वो गलत है। अपराध किसी भी महिला पर हो वो गलत है। महिला कोई दलित नहीं होती, महिला कोई ठाकुर नहीं होती, महिला कोई ये ब्राह्मण बात सही नहीं है, होती। लेकिन ये कोई जो महिला बातें बोली जाती है, ये अगर दिखे ना तो फिर शायद ये सवाल ही ना आप उठे। देखिए ना, एसआईटी का गठन हुआ, आज एसआईटी पूरे दिन वहां पर है। आप 7 दिन इंतजार कीजिए। नॉर्मल केसेस में 30 दिन के अंदर चार्जशीट आती है। हम यहाँ 7 दिन में कहते हैं कि 7 दिन में हम रिपोर्ट देने वाले हैं। फास्ट ट्रायल कोर्ट में मामला चलेगा, आप उसको थोड़ा वक्त तो दीजिए। आप क्या चाहते हैं 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट, उल्टी रिपोर्ट कोई बने? रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर बनेगी, सारे एविडेंसेस लाई देंगे और जो भी अभियुक्त हैं इनको सजा दिलाने की गारंटी हमारी प्रोसिक्यूशन की है। शुचि विश्वास इसका ठीक है। शुचि विश्वास अब फिर तो आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए, फिर तो अब सबको शांत होना चाहिए, वेट करना चाहिए 7 दिन का। मैं इनको बिना अवरोध के बस इतना कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा दलित की बेटी नहीं, बेटी तो बेटी है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ न केवल दलित बल्कि हिंदू की बेटी, मुसलमान की बेटी और जो आप लोग सांप्रदायिक हिंसा करते हैं, आरोपी भी बिना जाति, बिना धर्म और बिना वर्ग के आधार पर, ये आदि शक्ति है ना, जो अभी 2 दिन पहले डॉटर्स डे था, तमाम IAS IPS और मिनिस्टर्स ने अपनी बेटी को अपना अभिमान बताया। तो 125 करोड़ वो लोग और उनमें 80 करोड़ जिनको आप 5 किलो चावल और 1 चने पर चला रहे हैं। बेटियां सबकी परियां हैं, तो सबकी बेटियां सबकी परियां हैं। सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करना बंद करिए, समाज के लिए आइडियल एग्जाम्पल क्रिएट करिए। अपराधियों और माफियाओं को संरक्षण देने के स्थान पर गाड़ी पलटना और एनकाउंटर कराना और खो-खो पॉलिटिक्स करना, ये देव दीपावली मनाना, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाना, प्रदेश की महिलाओं को मेरे पास वक्त कम है। एक आखिरी मैं जरा सवाल जल्दी से ले लेती हूँ। हरिशंकर पांडे जी, लग रहा है कि ये पूरे केस में SIT अब जांच अपनी सौंप पाएगी, क्योंकि एक तरफ तो जो सामने दिख रहा है अधिकारियों पर, उन पर तो कोई कार्रवाई की नहीं जा रही। देखिए दीपाली जी, इनको यही आप बताइए, हम हमारी क्या बात सुनेंगे, लेकिन कम से कम आप जो चीफ एंकर हैं तो आप इनको समझाइए कि SIT का अधिकार इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करना नहीं है। मात्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश पर SIT का गठन किया जा सकता है अगर इस बेसिक तथ्य को यहाँ का प्रशासन, जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन नहीं जानना चाहता और न जानता है, तो कम से कम जिलाधिकारी जो हाथरस के हैं वो ये जान लें कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। इनकी सारी अधिकार, जुडिशियल पावर छीनी जा चुकी हैं। वर्ष 1973 में जब CRPC बदली थी तो CJM को छोड़ करके इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये आपराधिक मामलों में एक सेंटेंस बोलें। अगर इन्होंने बोला है तो इन्होंने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, और अगर SIT इनके पक्ष में फैसला नहीं देती है तो जो भी एडवोकेट इसकी पैरवी करेगा, अगर वो एज पर रूल्स करेगा, तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय, प्रवीण कुमार जी, क्रांतिवीर जी जो वहां के SP हैं, और साथ ही साथ जिसने SIT का गठन कर दिया बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से, जबकि इसका प्रावधान नहीं है, ये हमें बता दें। भाई यहाँ संकेत गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमें केवल ये बता दें कि किस धारा में बनाया है SIT, यही बता दें। 16 जून 2007 को गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का राज्य सरकार के द्वारा गठन किया गया, जो SIT राज्य के मुख्य मामले, और अगर किसी सरकारी ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन में कोई भी जांच के अंदर कोई दखलंदाजी की है तो उसकी इंक्वायरी करने हेतु गृह मंत्रालय को ये पावर दी गई कि वो SIT का गठन, जांच, ताकि अच्छे तरीके से जांच हो सके, SIT के गठन कर सके। समय कम है, 2007 का कानून। ठीक है, चलिए अब देखना होगा इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। डॉक्टर CP राय जी, मुझे माफ करिएगा, के प्रावधानों के विपरीत CRPC के और IPC मास्टर एक्ट है, भारत का संविधान मास्टर है, उसके बाद किसी भी शासन को कोई अधिकार नहीं है। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही है, माफ करिएगा, क्योंकि मैं डॉक्टर CP राय जी मैं आपके पास भी नहीं आ पाई, और हरिशंकर पांडे जी मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी।